अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है वायरल हेपेटाइटिस। व्हाट इज वायरल हेपेटाइटिस? अगर हम टर्म हेपेटाइटिस देखेंगे, हेपेटाइटिस टर्म दो ग्रीक वर्ड्स की बनी होती है, हैपर एंड आइट्स। हैपर का मतलब होता है लिवर एंड आइट्स का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन। यानी हम कह सकते हैं हेपेटाइटिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ द लिवर, या एक ऐसी कंडीशन जिसमें लिवर में सूजन आ जाती है, उस कंडीशन को या उस बीमारी को हम कहते हैं हेपेटाइटिस। अब यहां पे क्वेश्चन ये बनता है कि अगर हेपेटाइटिस होती है, ये हेपेटाइटिस क्यों होती है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? अब रीजन बहुत सारे हो सकते हैं। ड्रग्स की वजह से यानी मेडिसिन की वजह से लिवर में सूजन आ सकती है, साइड इफेक्ट। अल्कोहल की वजह से लिवर में सूजन आ सकती है और उसको हम कहते हैं अल्कोहलिक हेपेटाइटिस। ऑटो इम्यून डिजीज की वजह से हमारी बॉडी में हेपेटाइटिस हो सकती है। व्हाट्स ऑटो इम्यून डिजीज? ऑटो इम्यून डिजीज का मतलब ये होता है कि कभी कभी अगर हम ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस देखेंगे, कभी कभी हमारी बॉडी में हमारी जो सोल्जर्स ऑफ द बॉडी होती है, यानी WBC जिन्हें हम कहते हैं, वो हमारे लिवर सेल्स को रिकॉग्नाइज करती है जब फॉरेन पार्टिकल्स। जब फॉरेन होगा तो हमारी जो WBC है या सोल्जर्स ऑफ द बॉडी है, वो हमारी सेल्स को, लिवर सेल्स को अटैक करेंगे किल करने के लिए, एज अ सेल्फ डिफेंस। जब हमारी लिवर सेल्स डैमेज होती है, किल हो जाती है, तो हमारे लिवर में सूजन आ जाएगी और उस सूजन को, उस डिजीज को हम कहते हैं ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस। और कभी कभी क्या होता है, वायरस भी हमारी बॉडी में लिवर में सूजन कर सकता है, उसे हम कहते हैं वायरल हेपेटाइटिस। अब वायरल हेपेटाइटिस हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये जो वायरल हेपेटाइटिस होता है, ये भी 5 टाइप्स का होता है ऑन द बेस ऑफ कौन सा वायरस ये डिजीज कर रहा है। ये जो 5 टाइप इसके हैं वो है हेपेटाइटिस A, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C, हेपेटाइटिस D एंड हेपेटाइटिस E। ये जो हेपेटाइटिस A है, इसका जो कॉज एजेंट है, यानी जो वायरस ये डिजीज कर रहा है हेपेटाइटिस A, उसे हम कहते हैं हेपेटाइटिस A वायरस। H फॉर हेपेटाइटिस, A फॉर A एंड V फॉर वायरस, हेपेटाइटिस A वायरस। हेपेटाइटिस B को करने वाला होता है हेपेटाइटिस B वायरस। हेपेटाइटिस C को हेपेटाइटिस C वायरस। हेपेटाइटिस D इज कॉज्ड बाय हेपेटाइटिस D वायरस एंड हेपेटाइटिस E इज कॉज्ड बाय हेपेटाइटिस E वायरस। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है कि सर अगर ये डिजीज हमारी बॉडी में या ये वायरस हमारी बॉडी में आ जाते हैं, ये डिजीज हो जाएगी, तो ये कैसे हमारी बॉडी में आते हैं? अब यहाँ पे हेपेटाइटिस A और हेपेटाइटिस E का आने का तरीका सेम है, यानी ये आते हैं बाय फीकल ऑरल रूट। फीकल ऑरल रूट। व्हाट्स फीकल ऑरल रूट? अगर आप एक इन्फेक्टेड पर्सन देखोगे, जब वो फीसिस करता है तो फीसिस के साथ वायरस बाहर निकालता है। अब उस फीसिस में से वायरस उठ के फूड पे चले जा सकते हैं या वाटर में जाएंगे। फिर जब वही वाटर या जब वही फूड एक हेल्दी पर्सन खाएगा, तो ये कंटामिनेटेड फूड या कंटामिनेटेड वाटर पीने से इसकी बॉडी में वायरस आ जाएगा। अब वायरस ये डिजीज फिर से कर सकता है हेपेटाइटिस। अब फीकल ऑरल रूट का मतलब ये होता है जब उसके स्टूल से वायरस बाहर निकलता है, फिर फूड की मदद से या वाटर की मदद से फिर से बॉडी में आ जाता है, उसे हम कहते हैं फीकल ऑरल रूट। अब हेपेटाइटिस ए भी फीकल ऑरल रूट से आ जाते हैं, लेकिन हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C एंड हेपेटाइटिस D आ जाते हैं बाय पैरेंटेरल। ये भी पैरेंटेरल, ये भी पैरेंटेरल। व्हाट इज पैरेंटेरल? पैरेंटेरल का मतलब ये होता है कि जब ये वायरस बाय द हेल्प ऑफ फूड एंड वाटर या बाय द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हमारी बॉडी में इंटर नहीं करेगा, बट करेगा बाय द हेल्प ऑफ ब्लड। जब ये सीधे ब्लड में जाएगा, और ब्लड में कैसे जा सकता है? अगर यहाँ पे देखिए, पैरेंटेरल ब्लड में आ सकता है बाय, या बॉडी फ्लूइड में आ सकता है सीरीज की वजह से, इंजेक्शन की वजह से हमारी बॉडी में आ सकता है, सुई लगाने की वजह से। जैसे इन्फेक्टेड पर्सन जिसको हेपेटाइटिस थी, उसने सुई लगाई, फिर डॉक्टर ने वही सिरिंज यूज़ किया, इन्फेक्टेड सिरिंज यूज़ किया एक हेल्दी पर्सन को इंजेक्शन लगाने के लिए, तो उसकी बॉडी में ये वायरस आ सकता है। सेकेंड, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से हमारी बॉडी में वायरस आ सकता है अगर उसको चेक नहीं किया गया।
माँ से बच्चे को लग सकती है वायरस बाय प्लेसेंटा, क्योंकि प्लेसेंटा के पास होता है ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड, यानी ये ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है, जो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है प्लेसेंटा से बिटवीन मदर एंड द बेबी। अब सेक्सुअल कंटेक्ट की वजह से आ सकता है। अब यहां पे ये याद रखना है कि पैरेंटेरल का मतलब ये होता है जब हमारी बॉडी में वायरस आ जाएगा विदाउट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, यानी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के बगैर ब्लड की वजह से आ सकता है, उसे हम कहते हैं पैरेंटेरल। अब इंजेक्शन की वजह से आ सकता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से आ सकता है, प्लेसेंटा की वजह से आ सकता है, या सेक्सुअल कंटेक्ट की वजह से आ सकता है। अब यहां पे फिर है इंक्यूबेशन पीरियड। अगर ये वायरस हमारी बॉडी में आ गया तो कितने टाइम में ये डिजीज कर सकता है। अगर हेपेटाइटिस ए का वायरस हमारी बॉडी में आ जाता है तो इसको चाहे नियर अबाउट 2 to 6 वीक्स डिजीज करने के लिए, इंसान को बीमार करने के लिए इसको चाहिए कितना टाइम, 2 to 6 वीक्स। और इसको चाहिए हेपेटाइटिस बी को 6 वीक to 6 मंथ्स इंसान को बीमार करने के लिए। और हेपेटाइटिस सी को चाहे 2 to 22 वीक्स, इसको चाहे 6 to 26 वीक्स इंसान को बीमार करने के लिए। उसी को हम कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब ये होता है कि कितना टाइम उसको चाहिए बीमार करने के लिए जब ये बॉडी में आ जाता है। और इसको चाहे 2 to 6 वीक्स हेपेटाइटिस ई को। अब यहाँ पे क्या ये कंडीशन, ये हेपेटाइटिस ए क्रोनिक हो जाएगी या ये जल्दी जल्दी ठीक हो सकती है? ये क्रोनिक नहीं हो जाएगी। क्रोनिक का मतलब होता है ये कि वो डिजीज जो लंबे टाइम के लिए रह सकती है, 5-6 महीने, साल, 2 साल। अब हेपेटाइटिस ए जल्दी ठीक हो जाती है, इट्स नॉट क्रोनिक, इट्स एक्यूट डिजीज। कुछ दिनों तक ये रहेगी हेपेटाइटिस ए, फिर ठीक हो जाएगी। अब हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी और हेपेटाइटिस डी में यहाँ पे लिखा है क्रोनिक यस, क्रोनिक यस, क्रोनिक यस। ये इसका मतलब ये होता है हेपेटाइटिस बी, सी एंड डी ये महीनों तक चल सकती है। लेकिन हेपेटाइटिस ई फिर से यहाँ पे एक्यूट डिजीज, क्योंकि इसमें क्रोनिक में लिखा है नो, यानी ये ज़्यादा टाइम के लिए नहीं चलेगी, ये जल्दी ठीक हो जाती है। अब यहाँ पे क्या है कि ये जो है इसका वायरस का जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, इसका न्यूक्लिक एसिड किस चीज़ का बना होता है। इसका न्यूक्लिक एसिड जो हेपेटाइटिस ए का होता है वो होता है आरएनए। इसमें जेनेटिक मटेरियल होता है हेपेटाइटिस बी में, हेपेटाइटिस बी वायरस में होता है डीएनए, हेपेटाइटिस सी वायरस में होता है आरएनए, हेपेटाइटिस डी वायरस में होता है आरएनए, और हेपेटाइटिस ई वायरस में होता है न्यूक्लिक एसिड या जेनेटिक मटेरियल आरएनए। फिर अगर ये होता है तो इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? अगर हेपेटाइटिस हो जाएगा तो सिम्टम्स क्या हो सकते हैं उसके? द फर्स्ट सिम्टम इज एनोरेक्सिया। एनोरेक्सिया का मतलब ये होता है लॉस ऑफ एपेटाइट। इंसान को भूख नहीं लगती है या इंसान खा ही नहीं पाता है। उस कंडीशन को जिसमें इंसान को भूख नहीं लगती है या इंसान खा नहीं पाता है उसे हम कहते हैं एनोरेक्सिया, एनोरेक्सिया। सेकेंड इज नॉशिया। नॉशिया का मतलब होता है, ये भी एक सिम्टम है हेपेटाइटिस में। नॉशिया का मतलब होता है फीलिंग वोमिटिंग, वोमिटिंग फील करना, लेकिन वोमिटिंग नहीं आती अभी, वोमिटिंग पहले फील होती है, जैसे उल्टी फील करना। थर्ड इज वोमिटिंग, फिर उल्टी आ भी जाती है। नोशिया, वोमिटिंग फील करना एंड वोमिटिंग दोनों हो सकती है। मसल एंड जॉइंट पेन, यानी इंसान के मसल्स में और जॉइंट्स में पेन आ जाती है इसकी वजह से, वो जैसे वो बदन टूट जाना। डार्क यूरिन एक सिम्टम है इसमें। पेल स्टूल, जो फिशेस होता है वो पेल कलर का होता है, दैट्स येलोइश थोड़ा। स्प्लीन एनलार्जमेंट, लेकिन ये कभी कभी होता है, ये जो स्प्लीन होता है हेपेटाइटिस में कभी कभी स्प्लीन में भी एनलार्जमेंट हो सकता है, क्योंकि स्प्लीन जो होता है इसमें भी ब्लड सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी, इसमें भी वायरस चले जाएंगे, ये भी इफेक्टेड ऑर्गन हो सकता है। एपिगैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट, व्हाट्स एपिगैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट? एपिगैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट का मतलब ये होता है कि जब लिवर हो सकता है डैमेज, यानी हेपेटाइटिस हो सकता है, तो हमारे जो स्टमक ऊपर वाला हिस्सा होता है उसमें प्रॉब्लम आ सकती है, उसमें पेन हो सकते हैं, कभी कभी रिफ्लेक्स हो सकता है, जिसे हम कहते हैं एसिड रिफ्लेक्स, वो प्रॉब्लम आ सकती है इन हेपेटाइटिस। उस हम कहते हैं रिफ्लेक्स हो जाना या पेन आ जाना, या ऊपर वाले हिस्से का मतलब जो स्टमक होता है उसमें अच्छे से वो काम नहीं करेगा, उसे हम कहते हैं एपिगैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट। एपी का मतलब है एबो, गैस्ट्रिक का मतलब है स्टमक, डिस्कम्फर्ट मतलब ऊपर वाला हिस्सा जो होता है वो स्टमक का, वो अच्छे से काम नहीं कर पाएगा या
उसमें एसिड रिफ्लेक्स हो सकता है या पेन आ जाएगी। फिर ये है कि इसमें ट्रीटमेंट क्या होता है। अगर हम देखेंगे हेपेटाइटिस ए इट्स एक्यूट, ये क्रॉनिक नहीं है। हेपेटाइटिस ई इट्स एक्यूट, इट्स नॉट क्रॉनिक। तो एक्यूट कंडीशन में बेड रेस्ट काफ़ी होता है और थोड़ा सा न्यूट्रिशन खाना अच्छे से और थोड़ा सा पानी अच्छे से पीना, बस इतना काफ़ी है, कोई मेडिसिन नहीं है। लेकिन हेपेटाइटिस बी में, सी में, डी में, दीज आर क्रॉनिक कंडीशन, क्योंकि यहाँ पे क्रॉनिक में लिखा है। यस यस यस। और क्रॉनिक कंडीशन अगर है तो इसमें एंटीवायरल मेडिसिन दिया जाता है, एंटीवायरल मेडिसिन। लेकिन जब हम देखते हैं कि जब भी हेपेटाइटिस हो जाती है, सबसे पहले क्या हो जाता है, सबसे पहले हो सकता है कि लिवर बिकम्स एनलार्ज्ड, क्योंकि जब लिवर में वायरस आ जाएगा तो जब वायरस का नंबर इंक्रीज हो जाएगा तो लिवर भी थोड़ा थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो पहले हेपेटाइटिस में जनरल ये जो है सिम्टम, इट्स जनरल सिम्टम। लिवर में पहले क्या हो जाता है, लिवर बड़ा हो जाता है, कंजस्टेड हो जाता है। फिर जब लिवर की सेल्स डैमेज हो जाती है तो लिवर छोटा बढ़ जाता है और कभी कभी ग्रेनिश हो सकता है या येलोइश हो सकता है। डायग्नोज जो होती है हेपेटाइटिस की, वो हम 3 तरीके से कर सकते हैं। आप डायग्नोज कर सकते हैं बाय ब्लड टेस्ट, ब्लड की वजह से हम देख सकते हैं कि इसका लिवर डैमेज है या नहीं। बाय अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड में हम इमेजिंग दे सकते हैं, लिवर की इमेज देख सकते हैं, एक्सरे इमेज, तो वहां पे हम देख सकते हैं लिवर बड़ा हो गया है नहीं हो गया। एंड लिवर बायोप्सी, थोड़ा सा लिवर का हिस्सा लाते हैं, उस पर टेस्ट करते हैं, उसमें देखते हैं कहीं इसमें एंटीबॉडीज तो नहीं है, तो ऑटोइम्यून डिजीज, इसमें वायरस की कंसंट्रेशन तो नहीं है, तो वायरल हेपेटाइटिस। तो ब्लड टेस्ट से, अल्ट्रासाउंड की वजह से या लिवर बायोप्सी की वजह से हम पता कर सकते हैं क्या ये डिजीज हेपेटाइटिस हो गई है। तो दिस वाज ऑल अबाउट viral hepatitis. Inshallah, in the next lecture, we will start immune system. Till then, take care. Allah Hafiz.